गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने एमसीक्यूज़ किए थे पिछली क्लासेस में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था जो है बैलेंस शीट। क्योंकि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल ही सोल मतलब इंडिविजुअल एक ही हमारा ऑनर होता है, वही कैपिटल इन्वेस्ट करता है और वही प्रॉफिट इनटेक करता है। ठीक है। बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ द फर्म एसेट्स होती है, लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, कि उस टाइम पे उस प्रोप्राइटर की कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसके ऊपर लाइबिलिटी है एंड कितनी उसके पास कैपिटल है उस स्पेसिफिक टाइम। जैसे हम 31 मार्च को बनाएंगे तो हम 31 मार्च को देखेंगे कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं। हमने एक पढ़ा था ना, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था। आई थिंक आपको सबको याद होगा। वही एसेट हो गया इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मींस अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो भी हमारी बैलेंस्ड होगी, उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। मींस ये एक टाइप की एक स्टेटमेंट है जिस पे रिपोर्ट करती हैं कि कितनी एसेट्स ओन्ड बाय द एंटरप्राइजेस हैं और कितने क्लेम्स हैं हमारे पास क्रेडिटर के एंड ऑनर के। और इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आप सब याद रखना, अगर आपको पूछा जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, और ऑप्शन में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस शीट की। आई थिंक आपके जहन में ये चीज़ आ गई होगी। और जो ये बैलेंस शीट होती है ये कहाँ कहाँ से प्रिपेयर की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्टार मार्क करो और ये रिकॉर्ड कर दो अपने नोट्स में, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। हमारे दो ही अकाउंट होते हैं, एक हमारा रियल अकाउंट एंड एक हमारा पर्सनल अकाउंट को ही हम कंसीडर आउट करके हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। ठीक है। जो नॉमिनल वाला होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो चुका होता है, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आती हैं एंड इनकम्स आती हैं। आपको सबको, अगर किसी ने रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे मेरे से, अगर आपने प्रीवियस वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस पहले देखो। अगर आप वो क्लासेस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ये बहुत रिकॉर्ड होते हैं किसमें, बैलेंस शीट में। ठीक है। तो चलो चलते हैं, हम आज डिस्कस करते हैं कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। ये ध्यान से देखिए क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाएंगे एग्जाम में। देखो, एसेट्स आपने सबने पढ़ी थी, रियल अकाउंट में मैंने पढ़ाई थी आपको, गुडविल हमारी एसेट होती है, दैट इज़ अ इंटेंजिबल एसेट्स, जो बिजनेस का रेपुटेशन होता है। जैसे हम किसी को बोल नहीं देते हैं कि उस पर्टिकुलर दुकान वाले का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप एक बार उसको लेके देखिए, तो वो क्या होती है, उसकी गुडविल है वो उसकी, कि उसने लोगों के बीच में कैसी इमेज बना रखी है कि उसको सारे के सारे लाइक करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप उस चीज़ को परचेज़ करने वाले हो, अगर आप वो ख़रीदोगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बढ़िया क्लास है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ गुडविल, कि उसने नाम बनाया हुआ है। नेक्स्ट आता है प्लांट एंड मशीनरी, ये आप सबको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। देखो भाई, ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे आपने ISI स्टैंडर्ड मार्क देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे होता है, अगर वो इसके सर्टिफाइड हैं तो इट मीन्स कि हम शॉक नहीं लगेगा इससे, हमारी ये ड्यूरेबल होगी चीज़। जैसे पी मार्क का ऑयल होता है ना, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम कस्टमर जब भी जाता है उस चीज़ को लेने के लिए तो सबसे पहले ये चीज़ें देखता है। वो ट्रेडमार्क से क्या होता है, वो चीज़ डिफ्रेंशिएट भी हो जाती है। पेटेंट होता है, किसी ने कोई चीज़ की डिस्कवरी करी तो उसके ऊपर उसने क्या किया था, पेटेंट करा दिया कि ऐसा कोई चीज़ सेम सिमिलर नहीं बना पाए। ठीक है।
नेक्स्ट आता है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बिल रिसीबल्स, उसके बाद आ गया हमारा सन्ड्री डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ये टाइप के कुछ एसेट्स होते हैं जो आपके बिजनेस में बार बार आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि अगर इनमें से कोई पूछा जाएगा तो आप उसको आराम से समझ सको। लाइबिलिटी में सबसे पहले आती है कैपिटल। कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है और नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऐड होता है, क्योंकि देखो हमारा इधर इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है, मींस हमारा ऑनर एक ही है, तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा, किसी दूसरे बंदे को तो मिल नहीं सकता, इसलिए हम उसी की कैपिटल में ऐड कर देंगे और जितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था वो भी उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, लेस क्या क्या करेंगे, ड्राइंग अगर की होगी उसने ड्यूरिंग द ईयर, कुछ निकाला होगा पैसा तो उसको माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स अगर उसका पे किया होगा तो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब अगर उसने कोई बिजनेस से पैसा निकाला हुआ है फॉर द पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर भी उसको पैसा इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, तो उससे क्या करेंगे, हम उसको देते लेते कुछ नहीं है, उसकी कैपिटल से ही एडजस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है नेट लॉस। अगर लॉस हुआ होगा वो भी तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा ना। बिजनेस में अगर कोई पूरे साल फ़ायदा होता गया तो हम उसको प्रॉफिट तो दे देंगे, बट लॉस भी तो उसी बंदे को ही टेक ओवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिजर्व्स। ये प्रॉफिट के आउट ऑफ से निकाले जाते हैं रिजर्व्स। अगर लोन लिया होगा वो लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस एक्सेस विड्रॉन ओवर द अवेलेबल बैलेंस, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयज़ ने रखे होंगे उसका प्रोविडेंट फंड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमने गुड्स वगैरह लिए होते हैं और जिनको पैसा ऑड किया होता है, पे करना होता है हमें। ठीक है, बिल्स पेबल, ये भी टाइप के बिल्स हैं जो पेंडिंग हैं पेमेंट के लिए फ्रॉम अदर पार्टीज़ के लिए, मतलब आउटसाइडर को जो पैसा पे करना है, उनके बिल पेंडिंग होगी तो वो बिल्स पेबल्स के अंडर आएंगे। तो ये टाइप की हमारे पास रहने वाली है बैलेंस शीट, और इन दोनों को जब इक्वल कर देंगे तो हमें हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन के हिसाब से ये बैलेंस्ड हो जाती है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मीन्स कि हमारी जितनी भी अथॉन्टिसिटी है, जितनी भी रिकॉर्डिंग है, वो सारी की सारी गुड एंड वेल मैनर्ड में है, उसमें कुछ भी हौच पौच नहीं है। अब मैं आपको दो चीज़ें और समझाऊंगा। ये था हमारा फॉर्मेट, ये आप याद रखिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 चल रहा है। देखो कोई चीज़ अगर रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, अदरवाइज़ मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर करूँगा। जब एमसीक्यू करेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। अब दो चीज़ें देखो, एक होता है, देखो यार, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी शो होती है ना, इन द ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब जिसको हम पहले पे करते हैं जिसको बाद पे करते हैं, उसको एक ऑर्डर बनाया जाता है, और डैट ऑर्डर एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, ये आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो अरेंजमेंट, अभी देखो ग्रुपिंग का मतलब होता है कि सिमिलर नेचर ऑफ कॉमन अकाउंटिंग हेड्स को एक जगह पे रखना, उसको कहते हैं ग्रुपिंग। मीन्स पुटिंग आइटम्स ऑफ a similar nature under common accounting head, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, मार्शलिंग होता है, मार्शलिंग का नीचे लिखवा देता हूँ मैं आपको, लिख लो सेकंड मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन द बैलेंस शीट। ये सब के सब नोट्स में लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आप इसको एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएंगी कि बताइए कि इसमें से कौन सी ग्रुपिंग क्या चीज़ होती है, मार्शलिंग क्या होता है। ठीक है, एक वर्ड और सुनिए, डैट इज़ अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है द लाइबिलिटी डैट मे हैपन और मे नॉट हैपन्ड
ऐसी लाइबिलिटी जो हो भी सकती हैं, बिजनेस में आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं, इसको हम बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाते हैं, फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है। और ये किस टाइप की होती है, जैसे गारंटी फॉर लोन, किसी की हमने लोन की गारंटी दी देते हैं ना हम, जैसे कोई बैंक से लोन लेता है उसकी गारंटी देते हैं, तो देखो भाई लाइबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। जैसे डिस्प्यूटेड क्लेम्स, हमने किसी बंदे को क्लेम नहीं देना था पर उसने हमारे पे केस कर दिया, तो क्या होता है, हमारी बैड लक होती है, तो वो बंदा विन कर जाता है केस, तो हमें उसकी जो क्लेम होता है वो देना पड़ता है। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। जैसे हमें किसी से बिल मिला तो हमने इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो जैसे हमने बैंक को बिल जो बैंक से डिस्काउंट कराया, तो हुआ क्या, हमारी किस्मत ख़राब थी, उस बंदे ने जो बिल के पेमेंट जब जैसे ही ड्यू डेट आई, तो जब बैंक उसके पास लेने गया तो उसने बैंक जो बिल था वो डिसऑनर कर दिया, मीन्स कि उसने पैसे नहीं दिए, तो वो भी हमें रीसेटलमेंट करना पड़ती है। इस टाइप की जितने भी होते हैं उसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, मीन्स कि हमारे ऊपर आ सकती हैं और मे नॉट भी हमारे पे आ सकती हैं, कभी कभी आ जाती हैं तो हमें उसकी सेटलमेंट फिर करना पड़ती है। मेजर चंक था जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मैंने आपको सारा करवा दिया है। अभी हम इसके कुछ 2-3 दिन MCQs करेंगे, क्योंकि इसके MCQ करना बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आएगा तो 1-2 क्वेश्चन ही, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन से ज़्यादा आएंगे नहीं। और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो चीज़ों को कवर आउट करने की। तो मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कोशिश किया करो, कहीं से भी होते हैं तो कोशिश कर लिया करो कि आपको कभी भी डाउट ना रहे। तो मिलते हैं आपको कल एक नए लेक्चर के साथ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के MCQ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता हूँ मैं, कि जो आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, और डेफिनेटली जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे उसके बाद मुझे बताना कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन आए कि नहीं आए, ये आपको जून में ही पता चलेगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और डेली कोशिश कीजिए MCQ करने की, और अगेन एंड अगेन हफ्ते के बाद एक बार सारी क्लासेस 2x की स्पीड में देख लीजिए कि आपके कंसेप्ट ब्रशअप होते रहें। आज लास्ट डेट है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो जिसने फॉर्म नहीं भरा वो भी भर लो, क्योंकि आज के बाद फॉर्म फिल आउट की डेट नहीं मिलने वाली, शायद बढ़े, वो आपकी अच्छी किस्मत है जिसने फॉर्म फिल नहीं किया। बट हमें लास्ट पॉइंट तक क्यों जाना है, अगर आपके पास अभी टाइम है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।